हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोलराउस लॉ। तो कोलराउस लॉ पे एक बहुत अच्छा एमसीक्यू है, देखते हैं इसको। इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्वेश्चन कह रहा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट वॉट एवर बी द। तो कंडक्टेंस थोड़ी होता है वो, मोलर कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। Infinite dilution, each ion makes indefinite contribution to equivalent conductance of an electrolyte, whatever be the nature of the other ion of the electrolyte। अगला आयन का क्या नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करता। सेकंड ऑप्शन थोड़ा सा अप्रोप्रिएट, और पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन को। Finite dilution, each ion makes definite contribution to equivalent conductances of an electrolyte, whatever be the nature of other ion in the or other ion of the electrolyte। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन फाइनाइट सॉल्यूशन कह रहा है। फाइनाइट सॉल्यूशन तो जो हम कोलराउस लॉ पढ़े थे वो तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस था ना, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे था ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे था ना। तो ऐसे यस नहीं होगा। सर। तो थर्ड, एक बार फोर्थ ऑप्शन सुनते हैं। फाइनाइट कंसेंट्रेशन वाला तो गलत हो गया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या कह रहा है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ईच आयन मेक्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अदर आयन। डिपेंड थोड़ी करता है दूसरे आयन पे। सारे आयन का इंडिविजुअली हम कैलकुलेट, मतलब जो भी दिया हुआ होता था उसको ऐड कर देते थे, तो किसी भी सॉल्ट का पता चल जाता था। तो किसी एक आयन का दूसरे के आयन पे उसका कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट सेकंड ऑप्शन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू इक्विवेलेंट। ये वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंडक्टेंस लिखा हुआ है, सिर्फ कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस थोड़ी होता है, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है ना। तो सारे यस सर। आयंस का इंडिविजुअली इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस को हम लोग ऐड करते थे। और यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिख रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा प्रॉपर है, ज्यादा सही है। इसमें देखते हैं, फाइनाइट लिख दिया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन होना चाहिए ना। फाइनाइट मतलब फिक्स वैल्यू, कुछ फिक्स वैल्यू। इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूट। ये देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिख रहा है, लेकिन ये क्या गलती कर रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अदर आयन, दूसरे आयन के नेचर पे डिपेंड करेगा उसका वैल्यू। ये गलत हो गया, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा, नेक्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ स्पेरेंगली solubility of sparingly soluble salt and KSP। KSP भी कैलकुलेट करेंगे एंड KSP, ठीक है। चलो तो देखते हैं, तो देखते हैं। पहला है हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एम सी इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, ठीक है, ठीक है ना। क्लियर है। मोलैरिटी ऑफ, अब ये जो एम है क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट, dissolved electrolyte, therefore it is solubility। solubility देखो, अब जैसे मान लो कि हम एक कंसंट्रेट सॉल्यूशन बना रहे हैं, जिसमें एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें जितने भी मतलब सॉल्यूशन में मैक्सिमम जो सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम उसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ, जिसमें हम और सॉल्ट को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो वही उसका सॉलिबिलिटी भी हो जाएगा। अगर और सॉल्ट को ऐड भी करते तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सॉलिबिलिटी भी कह देते हैं। क्लियर है ये बात, उसी को हम लोग सॉलिबिलिटी कह देते हैं। तो सॉलिबिलिटी हम यहाँ पे एम की जगह पे रखेंगे सॉलिबिलिटी, ठीक है। एम की जगह पे हम रखेंगे सॉलिबिलिटी, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा एम सी इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एस। एस क्या है भैया, सॉलिबिलिटी है ना, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो एम की जगह पे हम एस भी लिख सकते हैं। देखो, फॉर स्पेरेंगली soluble salt,
फॉर स्पेरेंगली soluble salt solubility S tends to 0, S tends to 0, ठीक है। टेंड्स टू जीरो मतलब, टेंड्स टू जीरो मतलब मतलब एस का वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल होगा, बहुत नेग्लिजिबल, कि हम उसको लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट के एग्जांपल हो गए, जैसे जो प्रिसिपिटेट हुआ करता है ना, AgCl हो गया, BaNO3 होल ट्वाइस हो गया, तो ये हो गया स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट के एग्जांपल्स, ठीक है। स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट के एग्जांपल हो गए। और देख लेते हैं, और भी हो सकते हैं, PbSO4, PbSO4 भी क्या है, स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। PbSO4 भी स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट ही है, ठीक है। तो यहां से S आएगा, हम S कैलकुलेट कर लेंगे इसके हेल्प से, और उसको S के वैल्यू को, जैसे मान लो AgCl जो है कैसे डिसोसिएट होता है, देखो Ag प्लस और Cl माइनस में, Ag प्लस और Cl माइनस में। तो अगर हम देखें इसका कंसंट्रेशन कुछ होगा, लेकिन पानी में जाने के बाद ये 100% डिसोसिएट नहीं होता सॉलिड, ये एक्वस वाले वैल्यूज बहुत कम होंगे। अच्छा, पानी में जाकर के जो टूटा ना, जो पार्ट ऑफ द सॉल्ट टूटा, वही वो डिजोल्व्ड पार्ट है, बाकी सारा अनडिजोल्व्ड पार्ट है। यानी कि AgCl जो सॉलिड स्टेट में रह गया पानी में मिलाने के बाद, वो अनडिजोल्व्ड है, और जो आयंस में टूट गया वो क्या है, डिजोल्व्ड है, ठीक है, वो डिजोल्व्ड पार्ट है। तो जितना हम ऐड कर रहे हैं उसमें से कितना डिजोल्व हो रहा है, वही उसका सॉलिबिलिटी हो जाएगा। तो हम जब KSP लिखते हैं ना, KSP मतलब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, तो Ag प्लस आयन का जो भी कंसेंट्रेशन होगा और Cl माइनस आयन के कंसेंट्रेशन जो भी होगा। अच्छा, तुम जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो, याद होगा, जब तुम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो तो क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन लिखता है ना। AgCl हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 होता है, हम नहीं पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम हटा देते हैं। तो ये K बन गया क्या, Ag प्लस और Cl माइनस के कंसेंट्रेशन के बराबर, और इसी को हम लोग कह देते हैं KSP, इसी को हम लोग कह देते हैं KSP, ठीक है ना। तो KSP इज इक्वल हो गया Ag प्लस का कंसेंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कंसेंट्रेशन, ठीक है ना। तो आओ देखो, अब जैसे अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सोचें कि लैम्डा m दिया हुआ है आपको, मान लेते हैं लैम्डा m दिया हुआ है S कंसेंट्रेशन पे, S कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली हम S निकालेंगे और उसको KSP में पुट करेंगे। KSP देखो, एक चीज और बता देते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, S वाला हटा देते हैं, तरीका गलत है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो, जैसे मान लो इसका कंसेंट्रेशन कुछ दिया हुआ था C, थोड़ी देर के बाद पानी में जब ये डिसॉल्व हुआ तो इसका कंसेंट्रेशन S हो गया, ठीक है। तो तुम कैसे लिखोगे, Ag प्लस के जगह पे S लिख दोगे, इंटू S लिख दोगे, है ना। अगर Pb, जैसे मान लो हमारे पास BaNO3 होल ट्वाइस भी है, BaNO3 होल ट्वाइस भी है, ये कैसे टूटता है पानी में, ठीक है, Ba+2 प्लस NO3 माइनस 2NO3 माइनस, ठीक है। तो इसका KSP क्या हो जाएगा, KSP क्या हो जाएगा, Ba+2 का कंसेंट्रेशन, Ba+2 का कंसेंट्रेशन NO3 माइनस का कंसेंट्रेशन का पावर 2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, देखो S इंटू एस का पावर, सॉरी 2 है ना, तो 2s बनेगा, ये s बनेगा, तो 2s का पावर 2, ये हो जाएगा क्या, s 4s का पावर 3। समझ में आ रहा है क्या, एक बार और करते हैं, एक बार और करते हैं, थोड़ा सा जल्दी में हो गया ये, एक और करते हैं। जैसे मान लो ये कैसे टूटेगा, अगर हम पानी में डालते तो ये कैसे टूटेगा, ये S बनेगा, ये 2S बनेगा, तो हम KSP लिखेंगे, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं इसको, KSP लिखेंगे, तो लिखेंगे Ba+2 का कंसेंट्रेशन S है, इंटू 2S का पावर 2, पावर लगा देते हैं ना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी होता है, यहाँ पे पावर 1 1 था क्योंकि दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 था, ठीक है ना। तो ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 4S का पावर 3, KSP बराबर 4S का पावर 3, ठीक है ना, 4s का पावर 3 हो जाएगा, क्लियर है।
क्लियर है ना ये बात? यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम एस निकालेंगे कैसे, ये लैम्डा वाले फॉर्मूले से, ठीक है, लैम्डा वाले फॉर्मूले से एस निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे केएसपी के वैल्यू में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखो क्या बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लिखते हैं उसको। देखो, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कप्पा दिया हुआ है, कप्पा ऑफ AgBr सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कप्पा ऑफ AgBr सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, इज इक्वल टू 8.75 इंटू 10⁻⁻7 ओम इनवर्स, मतलब साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कप्पा का हो गया। कप्पा ऑफ वाटर दिया हुआ है, ठीक है, 0.75 इंटू 10⁻⁻7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। लैम्डा एम दिया हुआ है, लैम्डा एम नॉट इज इक्वल्स टू, किसका लैम्डा एम नॉट है, ये के बी आर का, के बी आर का, ठीक है, के बी आर का है 140 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा एम नॉट AgNO3 का दिया हुआ है, AgNO3 का दिया 130 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा एम नॉट दिया है KNO3, KNO3 इज इक्वल्स टू 110 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। KSP हमें बता देना है किसका, AgBr का KSP बता देना है। चलो देखते हैं AgBr का KSP देखते हैं, ठीक है, कप्पा हो गया, ठीक है। तो हम KSP निकालना है, तो सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, जैसे हमारे पास सॉल्यूशन किसका किसका है, AgBr का और H2O का, तो दोनों को मिलाएंगे ना, तो दोनों का कप्पा भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि यूनिट सेम है, एडिटिव है, तो नेट कप्पा सॉल्यूशन का कप्पा हो जाएगा। देखो क्या, कप्पा ऑफ सॉल्यूशन किसका, AgBr का सॉल्यूशन का कप्पा इज इक्वल्स टू कप्पा ऑफ AgBr प्लस कप्पा ऑफ वाटर, ठीक है। तो कप्पा ऑफ AgBr कितना दिया हुआ है, AgBr जो है 8.75 और 8.75 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 0.75 इंटू 10⁻⁻7, ऐड करने पे कितना हो गया 9.25, 9.5 हो जाएगा ना, 9.5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है ना, यही आ जाएगा 9.5 इंटू 10⁻⁻7। क्लियर है क्या, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो देखो एक चीज और देखो, इसमें कप्पा आ गया हमारे पास, है ना, नेट कप्पा आ गया। अब नेट कप्पा को जब हम पुट करेंगे फॉर्मूले में लैम्डा एम नॉट के, अच्छा, यहाँ पे जो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट होता है उसमें एस, और जैसे हमने लिखा था ना एस टेंड्स टू जीरो, कहाँ गया, सॉलिबिलिटी टेंड्स टू जीरो, तो एक बात बताइए, यहाँ पे सी जो लिखा है मतलब कंसंट्रेशन लिखा है, क्या हम वहाँ पे जीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो है, बोलो। देखो यस सर। कोई जो स्पेरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा पानी मिलाने पे ही वो डिसोसिएट करता है, ठीक है, बहुत कम सॉल्युबल है, तो उसका सॉल्युबिलिटी बहुत कम आता है, विच टेंड्स टू जीरो, मतलब कंसंट्रेशन जीरो है। तो कंसंट्रेशन जीरो कब होता था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होता था, तो हम लैम्डा एमसी की जगह पे लैम्डा एम नॉट भी लिख सकते हैं। तो ये जो गिवन डेटाज हैं, इसके हेल्प से हम लैम्डा एम नॉट पता कर लेंगे, किसका, लैम्डा एम नॉट ऑफ AgBr, AgBr कैसे पता करेंगे, देखो KBr का, किसको किसको ऐड करेंगे, देखो एक बार KBr को और KBr को ऐड करेंगे और AgNO3, AgNO3 इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको माइनस कर देंगे KNO3 को, माइनस। यस सर। ठीक है। तो करते हैं, देखो डायरेक्ट हम लिखते हैं, फॉर्मूला पे नहीं लिखेंगे, बार बार लिखना ऐसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा, देखो 140 प्लस 130 माइनस 110, ठीक है, तो ये AgBr का कितना आ जाएगा, देखो 270 माइनस 110, 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, मोल इनवर्स भी लिख सकते थे, जगह नहीं था इसलिए मोल पर मोल लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। नेक्स्ट देखो, लैम्डा एम नॉट का वैल्यू आ गया,
अब लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू थाउजेंड, कप्पा इंटू थाउजेंड अपॉन एस सॉलिबिलिटी। Yes. अब हम एस का वैल्यू पता कर लेंगे और एस का वैल्यू पता करके, एस का वैल्यू पता करके केएसपी के एक्सप्रेशन को लिख के उसमें पुट कर देंगे। चलो देखते हैं, एस का वैल्यू पहले पता करते हैं। एस मतलब सॉलिबिलिटी। तो कप्पा का आया है 9.5, कप्पा का वैल्यू कितना है 9.5, कितना आ गया है 9.5, यहाँ पे पुट कर देंगे 9.5 प्लस 9.5 प्लस 9.5 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 1000 अपॉन एस, और लैम्डा एम नॉट है 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो देखो एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, एस इज इक्वल्स टू 9.5 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 1000 अपॉन 160 अपॉन 160। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या 9.5 इंटू करने पे, ये पूरा करने पे कितना आ जाएगा, लगभग 10 टू द पावर, एक जीरो से एक जीरो उड़ा देते हैं, ये लगभग दो बार में चला जाएगा, लगभग दो बार में, हम लगभग बोल रहे हैं बार बार। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -8, एस का वैल्यू आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर, नहीं नहीं, 200 से भी मल्टीप्लाई होगा ना तो 6 आ जाएगा लगभग। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पे अप्रॉक्स ज्यादा ही आएगा, 5 पॉइंट से ज्यादा ही आएगा। ठीक है ना, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम ऐसा कर लेंगे, अब हमारे पास एस आ गया, तो के एस पी का क्या हो जाएगा वैल्यू, के एस पी इज इक्वल्स टू, के एस पी इज इक्वल्स टू एस का, अच्छा एस का स्क्वायर नहीं करते हैं हम, ए जी बी आर को एक बार तोड़ के दिखा देते हैं। ए जी बी आर कैसे टूटता होगा, पानी में जाने पे ए जी प्लस और बी आर माइनस में टूट जाता होगा, है ना। तो के एस पी लिखोगे तो ये एस, ये भी एस, तो एस इंटू एस क्या हो गया, एस स्क्वायर हो गया, है ना, एस इंटू एस, एस स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। अब देखो के एस पी, एस का वैल्यू कितना आया हमारा, ये रहा, तो एस 5 इंटू 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -12, आंसर आ जाएगा इसका 25 इंटू 10 और -12, के एस पी आ गया, लगभग ये 2.5 समथिंग आएगा इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है। अच्छा, मोलैरिटी कंसेंट्रेट सॉलिबिलिटी जो होगा वो मोलैरिटी में होगा, तो मोलैरिटी का स्क्वायर भी हो जाएगा यूनिट इसका। क्लियर है क्या ये बात? Yes. एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें सॉलिबिलिटी पता करना है, तो देखते हैं, सॉलिबिलिटी पता करते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई हैं क्वेश्चन में, देखो लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Na3PO4, NaNO3 और AgNO3 गिवन है। ठीक है, कप्पा भी गिवन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, वाटर का इस बार नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जब वाटर का नहीं देगा ना तो हम इसी को कप्पा मान करके सॉल्व कर लेंगे, जब गिवन होगा तो पुट करेंगे, नहीं गिवन होगा तो नहीं पुट करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, मतलब ऐड नहीं करेंगे, सॉरी। ठीक है, देखो यहाँ पे लैम्डा ई एम नॉट, lambda m naught of Ag3PO4 of Ag3PO4, Ag3PO4 is equals to kappa of Ag3PO4 into 1000 upon S, into 1000 upon S। तो lambda m naught of Ag3PO4 of Ag3PO4 is equals to 10 to the power -6 into 1000 upon S। कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे, हमें यहाँ पे दो दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक तो लैम्डा एम नॉट ऑफ Ag3PO4 और एक S, दो दो वेरिएबल्स दिख रही हैं। तो हमें एक के लिए तो डेटा गिवन है, हम क्या कर लेंगे, इनके हेल्प से सॉल्व कर लेंगे, ये जो गिवन डेटा है उसके हेल्प से लैम्डा एम नॉट पता कर लेते हैं। चलिए देखते हैं लैम्डा एम नॉट। तो पहले लैम्डा ई क्यू पता कर लेते हैं और उसको हम क्या कर लेंगे, Ag3PO4 उसको हम लास्ट में n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना।
लैम्डा ई क्यू इंटू एन फैक्टर इक्वल टू लैम्डा एम, क्योंकि लैम्डा एम अपन एन फैक्टर इक्वल टू लैम्डा ई क्यू था। ठीक है, तो करते हैं इसको। यहाँ पे था 100, सॉरी, हमारे पास क्या क्या है गिवन डेटा, उसको देखते हैं एक बार। ठीक है, हम Ag3PO4 को कैसे निकाल सकते हैं, तो AgNO3 और प्लस Na3PO4 माइनस NaNO3 कर देते हैं। तो 110 प्लस 160 माइनस 170, तो आ जाएगा 100 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, हमें तो लैम्डा एम नॉट चाहिए ना, तो लैम्डा ई क्यू नॉट ऑफ Ag3PO4 दिया हुआ है हमारे पास। Ag3PO4 लैम्डा ई क्यू दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एन फैक्टर से। Ag3PO4 का एन फैक्टर पता है कितना हो जाएगा, Ag3PO4 कैसे टूटेगा, PO4 माइनस 3 में, तो एन फैक्टर इसका चार्ज के बराबर हो जाएगा, सॉल्ट है ना, तो एन फैक्टर चार्ज के बराबर 3 हो जाएगा, तो इंटू 3 कर देंगे, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ Ag3PO4। लैम्डा एम नॉट ऑफ Ag3PO4 हमें यहाँ पुट करना है, इसलिए हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लाइन भी खींच देते हैं। चलो तो देखते हैं, लैम्डा एम नॉट ऑफ Ag3PO4 इज इक्वल्स टू 300 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इसको पुट करेंगे कहाँ पे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए पुट करते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे आ गया 300 इज इक्वल टू 10⁻⁻6 इंटू 1000 अपॉन एस। तो एस इज इक्वल्स टू, 20 से 20 उड़ा दो, तो एस को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा एस इज इक्वल्स टू, एस इज इक्वल्स टू, देखो कितना आ जाएगा, 10/3 कर देते हैं इंटू 10⁻⁻6, दैट विल बी इक्वल टू 30, सॉरी 3.33 इंटू 10⁻⁻6 मोलर का सॉलिबिलिटी, कंसेंट्रेशन ही है ना, तो मोलैरिटी में ही आएगा। ठीक है, कंसेंट्रेशन यहाँ पे मोलैरिटी में ही आएगा। अगर हमसे कोई बोल देता है केएसपी भी बता ही दो जब सॉलिबिलिटी बता दिए, तो चलिए केएसपी भी पता कर ही देते हैं। जैसे Ag3PO4 का हम केएसपी बताते हैं, तो Ag3PO4 कैसे टूटता है देखते हैं। Ag3PO4 कैसे टूटेगा, 3Ag प्लस 3Ag प्लस PO4 माइनस 3, ऐसे टूट जाएगा, PO4 माइनस 3 में टूट जाएगा। तो KSP क्या हो जाएगा इसका, KSP क्या हो जाएगा इसका, देखो यहाँ पे 3 है, तो 3s का पावर 3 और s का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका s, इसका 3s, तो s का पावर 1, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 s का पावर 4। अब हम s पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बहुत भारी कैलकुलेशन हो जाएगा, 3.33 का स्क्वायर कर देते हैं। देखो तो 27 इंटू 10/3 इंटू 10⁻⁻6 का पावर 4। ठीक है, तो 27 इंटू 10 10 10 मतलब 10,000 ऊपर आ जाएगा, 10 का पावर 4 और 3 का पावर 4 मतलब 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 इंटू 10⁻⁻6 4 जा 24, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये गया 3 बार में। अभी भी कितना आ रहा है देखते हैं, 10⁻⁻24 इंटू 10,000 हो जाएगा -21 ले लेते हैं और 10/3 रखते हैं इधर, तो ये आ जाएगा 3.33 इंटू 10⁻⁻21 आंसर। केएसपी भी आ गया इसका, है ना। अगर मान लेते केएसपी पूछता, तो केएसपी पूछा नहीं था वैसे क्वेश्चन में, हमने सॉल्व वो भी कर लिया। ठीक है, अगला जो एप्लीकेशन है, अगला जो एप्लीकेशन है वो देखते हैं। देखते हैं, ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस इतने ही हैं। अगला हमारा टॉपिक है गैल्वेनिक शेल। तो देखते हैं गैल्वेनिक शेल क्या होता है, कैसे वर्क करता है। जैसे
सबसे पहले गैल्वेनिक सेल एक टॉपिक लिखेंगे हम बड़ा सा। गैल्वेनिक सेल देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, चलो तो गैल्वेनिक सेल में हमें डेनियल सेल बेसिकली पढ़ना है। तो डेनियल ने ऐसा ऑब्जर्व किया, क्या क्या ऑब्जर्व किया ये देखते हैं। तो लिखेंगे हम डेनियल ऑब्जर्वेशन, डेनियल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, डेनियल ने क्या क्या ऑब्जर्व किया ये देखते हैं हम। ठीक है, जैसे जिंक का रॉड है, जिंक सॉलिड है ये। ठीक है, यहां से क्या होगा, Zn+2 रिलीज होगा, बहुत सारा Zn+2 रिलीज हुआ, है ना। ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम उसको किसी सॉल्यूशन में रख रहे हैं ना, किसके सॉल्यूशन में, एक्वस CuSO4 के। उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जब वो एक्वस CuSO4 के सॉल्यूशन में इसको रख रहे हैं तो Zn+2 रिलीज हो रहा है, और Cu क्या होते जा रहा है, Cu+2, Cu+2 CuSO4 से आया हुआ Cu+2 इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, और धीरे धीरे जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था ना, तो देखा उन्होंने कि ब्लू कलर धीरे धीरे फेंट होते जा रहा है, हल्का होते जा रहा है, फेंट्स, एंड रॉड चेंजेस टू रेडिश, रॉड चेंजेस टू रेडिश, रेडिश लाल जैसा होने लगा है। ठीक है, ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने, डेनियल ने। तो इससे उन्होंने कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले, जिन ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है गैल्वेनिक सेल। तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा इसी को मॉडिफाई किया। कैसे, जैसे मान लो कि एक बड़ा सा कंटेनर लिया और बीच में एक पोरस मेम्ब्रेन लगा दिया, बीच में ना एक पोरस मेम्ब्रेन लगा दिया, और उस पोरस मेम्ब्रेन के थ्रू ना आयंस मूव कर सकते थे। इस पोरस मेम्ब्रेन के थ्रू आयंस मूव कर सकते थे, पोरस है तो मूव तो कर ही सकता है आयंस। तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, ऐसे कर दिया हमने, इधर दोनों तरफ रिस्पेक्टिव आयंस हमने भर दिया। ठीक है, पोरस मेम्ब्रेन है ये, पोरस। ठीक है, इसको हमने वायर से भी कनेक्ट कर दिया, और एक स्विच भी लगा ही देते हैं इसमें, जिसके थ्रू सर्किट को क्लोज और ओपन और क्लोज हम कर सकें। तो ये सर्किट को क्लोज और ओपन जब हम करते हैं, तो इधर एक कॉपर का रॉड था और एक तरफ जिंक का रॉड था। ठीक है, एक तरफ एक्वस ZnSO4 था और एक तरफ एक्वस CuSO4 था। ठीक है, एक तरफ एक्वस ZnSO4 और एक तरफ एक्वस CuSO4। तो CuSO4 में Cu+2 बहुत सारे आयंस होंगे। तो उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि Cu+2 के जो आयंस है वो इसके ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे थे। क्या होते जा रहे थे, डिपॉजिट होते जा रहे थे। Cu+2 के आयंस इसके ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे थे। ठीक है, और जो सल्फेट आयन, जैसे मान लो CuSO4 ज्वाइन है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना आयनिक बॉन्ड से, तो SO4 तो फ्रीली इसमें घूमेगा, SO4-2 तो फ्रीली इसमें घूमेगा। तो वो SO4-2 क्या करेगा, फिर फ्रीली नहीं घूमेगा। वो देखो, अब इधर क्या हो रहा था, उन्होंने ऑब्जर्व किया ऐसा, है ना, उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि Zn+2 के आयंस रॉड छोड़ छोड़ के बाहर आ रहे हैं, Zn+2 के आयन रॉड छोड़ छोड़ के बाहर आ रहे हैं। अब सोचो कि हो क्या रहा है, Zn+2 जब बाहर आएगा, बताओ Zn से जब वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा। ये कब होगा, जब हम इस सर्किट को कनेक्ट कर रहे थे। उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कब, जब इस सर्किट को कनेक्ट कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स जिंक वाले रॉड से निकल निकल के किधर जा रहे होंगे, कॉपर वाले की तरफ इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल के जा रहे होंगे। ठीक है, कॉपर वाले की तरफ इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकल निकल के जा रहे होंगे, कॉपर का सॉलिड, और इधर हो गया जिंक का सॉलिड, पोरस भी है। तो Cu+2 इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा था एक तरफ, और एक तरफ Zn+2 रॉड से बाहर आ रहे थे, रिलीज हो रहे थे। ठीक है,
तो एक तरफ है एक्वस CuSO4 और एक तरफ है एक्वस ZnSO4, है ना। तो होगा क्या, जो Zn+2 रिलीज हो रहे थे उधर देखो, इस साइड वाले में SO4 का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा होगा ना, SO4 का। अच्छा, इधर रिएक्शन कैसा हो रहा है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ना +2 से, जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो। और ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, ये जिंक वाला रॉड दे रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बढ़ा रहा है, तो Cu+2 अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे इधर से इस पे डिपॉजिट हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, Cu+2 सॉल्यूशन से इसको एब्जॉर्ब कर रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था ये हमें आगे पढ़ना है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। ठीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा था, कॉपर के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जिंक, ये नेचुरली ऐसा है। ठीक है, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ये नेचुरली ऐसा है। तो बेसिकली क्या हो रहा था, इधर Zn+2 का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है और इधर SO4-2 आयन का कंसेंट्रेशन क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इस पोरस मेम्ब्रेन के थ्रू Zn+2 उधर जा रहा था और SO4 के सारे आयन्स इधर आ रहे थे, पोरस है ना, सब कुछ मिक्स हो सकता है, इधर का उधर, उधर का इधर जा सकता है। तो बेसिकली थोड़े दिनों के बाद उन्होंने देखा कि सारे आयन्स इंटरमिक्स हो गए, है ना। तो इंटरमिक्स होने की वजह से, ड्यू टू इंटरमिक्सिंग, Zn+2 को इधर रहना था इस वाले कंटेनर में, वो उधर चला गया। तो इससे क्या हुआ, ड्यू टू इंटरमिक्सिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स। तो न्यूट्रल रहेगा तो फिर करंट फ्लो कैसे करेगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव रहना चाहिए ना। तो इन आयंस के इंटरमिक्सिंग की वजह से न्यूट्रलिटी मेंटेन रहा, तो आयंस इधर से उधर नहीं जा पा रहे थे। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, अब एक नया कंटेनर लिया, इंटरमिक्सिंग की वजह से ये काम नहीं किया, ये वाला ज्यादा देर तक काम नहीं किया, थोड़ी देर के लिए काम किया और उसके बाद फिर खत्म हो गया, इंटरमिक्स हो गए सारे आयंस, तो काम करना बंद कर दिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं, एक और तरीका उन्होंने अपनाया, क्या किया इस बार उन्होंने दो कंटेनर लिए। ठीक है, दो अलग अलग कंटेनर लिए और दोनों ही कंटेनर में उन्होंने रिस्पेक्टिव मेटल्स के रॉड डाल दिए। जैसे मान लो कि इधर हमने एक तरफ जिंक का रॉड डाला और एक तरफ कॉपर का रॉड डाल दिया, ये Zn का रॉड हो गया, ये Cu का रॉड हो गया। ठीक है, कॉपर का रॉड हो गया और जिंक का रॉड हो गया, Cu सॉलिड और ये Zn सॉलिड। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, वायर से कनेक्ट करते हैं। फिर से वायर से हमने कनेक्ट किया, फिर से वही कुछ हो रहा है, लेकिन इस बार इंटरमिक्स होगा क्या, नहीं होगा। इसमें एक्वस CuSO4 है, पहले भी हम पोरस मेम्ब्रेन के क्रॉस रख रहे थे इन दोनों को। इधर है ZnSO4, जिंक का रॉड है, ZnSO4 है, तो Zn+2 क्या होगा इसके ऊपर, डिपॉजिट होगा कंटिन्यूअसली। Zn+2 क्या होगा इसके ऊपर, डिपॉजिट होगा। Zn+2 इसके ऊपर डिपॉजिट होगा। Zn+2 इसके ऊपर डिपॉजिट होना, नहीं सॉरी 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 उल्टा हो गया, कॉपर डिपॉजिट होगा ना, Zn+2 इससे रिलीज होगा ना, क्योंकि इसका SRP क्या है, कम है, सॉरी। Zn+2 के आयन्स इधर रिलीज होंगे। मान लेते हैं कि एक आयन रिलीज हुआ होगा तो उसने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो Cu+2 उसको एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो रिएक्शन क्या होगा, देखो रिएक्शन क्या होगा, ये हो गया कैथोडिक रिएक्शन, कैथोडिक वाला कंटेनर, इस पे होगा रिडक्शन, कैथोडिक वाले पे रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन, Cu+2 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, Cu सॉलिड, और इधर देखो Zn सॉलिड गिव्स Zn+2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम कह देंगे एनोडिक, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो जिधर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हो गया एनोडिक, और जिधर रिडक्शन हो रहा है वो हो गया कैथोडिक, याद भी रखेंगे इसको। ठीक है, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे। तो ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया डेनियल ने कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद, जैसे मान लो कि इधर Zn+2 का कंसेंट्रेशन बढ़ने लगा, Zn+2 का कंसेंट्रेशन बढ़ने लगेगा, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को
क्या ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को इधर फ्लो होने देगा कि इधर ही विड्रॉ करने लगेगा, या फिर इधर SO4-2 का कंसेंट्रेशन बढ़ने लगेगा, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर जो आ रहा है वो आने देगा, या फिर ये रिपेल करके वापस भेजेगा। यानी कि दोनों फेवर कर रहे हैं क्या, कि करंट रुक जाए। दोनों ही फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, Zn+2 के कंसेंट्रेशन बढ़ना और SO4-2 का कंसेंट्रेशन बढ़ना क्या फेवर कर रहे हैं, कि करंट फ्लो होना रुक जाए। ठीक है, और वो रुक भी जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप्स। इस वाले कंडीशन में क्या हुआ, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आ गया। इस वाले कंडीशन में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पोटेंशियल डेवलप्स डेवलप्स ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है ना, करंट का रुकना, करंट का रुकना कहते हैं इसको। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्यों हुआ, तो पूछे क्यों हुआ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो कह देंगे Zn+2 के आयंस के कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से और SO4-2 आयन के कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से करंट का फ्लो रुक गया। SO4-2 इलेक्ट्रॉन्स को कैथोडिक वाले में नहीं आने दे रहा, जिससे Cu+2 का रिडक्शन नहीं होगा, और Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से जिंक का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो फ्लो मेंटेन नहीं रहेगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने एक दिमाग लगाया, ठीक है। जैसे इधर क्या हो रहा था, Cu+2 का सॉरी SO4-2 का कंसेंट्रेशन बढ़ते जा रहा था, और इधर Zn+2 का कंसेंट्रेशन बढ़ते जा रहा था, इधर SO4-2 का कंसेंट्रेशन बढ़ते जा रहा था। तो इसको अब देखो, या तो हम क्या करते हैं, कैसे कैसे हम खुद सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं, हम इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज कुछ माध्यम से भेज दें, और इधर की तरफ अगर नेगेटिव चार्ज भेज दें जो कि इस Zn+2 को न्यूट्रलाइज करे, और इधर पॉजिटिव चार्ज भेज दें जो इस SO4-2 को न्यूट्रलाइज करे, तो क्या करंट फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली जाने लगेगा जिंक वाले से कॉपर की तरफ, है ना। तो इस वजह से अगर हम देखें कि अगर हम ऐसा करते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो कि कैथोडिक वाले में, इसी को देखो, कैथोडिक वाले में पॉजिटिव चार्ज भेज दे और एनोडिक वाले में नेगेटिव चार्ज भेज दे, तो कोई ऐसा सिस्टम चाहिए था हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो सॉल्ट ब्रिज का डेफिनेशन सुनो, इट इज अ इन्वर्टेड यू ट्यूब which contains agar agar jelly infused with salt मतलब अगार अगार जेली में क्या होता है, मिक्स होता है क्या, सॉल्ट, ठीक है। अगार अगार जेली में सॉल्ट मिक्स होता है। क्लियर है क्या ये बात, तो देखो यही है इन्वर्टेड यू ट्यूब, जो कि हम दोनों ही कंटेनर में क्या कर दिए, सेट कर दिए। अब इसमें है K+ और Cl-, ठीक है। अब एक बात, Cl- उधर किधर जाएगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, और K+ किधर जाएगा, जिधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। यानी कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसमें अगार अगार जेली है जो रेड एल्गी से मिलता है, तो अगार अगार जेली है इसके अंदर, जो कि आयंस को K+ और Cl- को ऐसा नहीं कि ले धड़ल्ले से भेज दिए, गया खत्म कहानी, रुक जाएगा फिर बैटरी काम करना अचानक से। तो इसलिए उन्होंने अगार अगार जेली चुना, क्योंकि वो स्लो मूव करेगा, आयंस क्या करेगा, स्लो मूवमेंट करेगा। तो इधर हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, और इन इलेक्ट्रोड्स को फिर से वही वाला सिस्टम, इधर एक्वस ZnSO4 लगा दिए, और इधर एक्वस CuSO4 लगा दिए, कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज कर लिए, जिंक का इलेक्ट्रोड यूज कर लिए, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, तो होगा क्या, होगा क्या, देखो जिंक वाले की तरफ से अब इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, Zn+2 का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन ये वाला जो कंडीशंस है ना हमारे पास, सॉल्ट ब्रिज जो है, सॉल्ट ब्रिज क्या कर दे रहा है, जिधर Zn+2 का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा था उधर की तरफ Cl- आयन भेजने लगा। तो सॉल्ट ब्रिज बेसिकली क्या कर रहा है, Zn+2 के आयंस जो बढ़ रहे थे, पॉजिटिव चार्ज जो बढ़ रहे थे, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, और हमारा SO4-2 इधर बढ़ रहा था, इस साइड क्या बढ़ रहा था, SO4-2, तो इसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, K+, इसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, K+। तो पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज डाल दिए, तो उसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, खत्म हो गया उसका इफेक्ट, है ना। तो अब ये करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होने लगेगा।
तो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा एक बात, तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट करंट मूव करता है ना, ये तो पता है ना, बचपन से पता है, 10th क्लास से ही पता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम किधर से किधर बताओ, एनोड से कैथोड। दो तरह से फ्लो हो रहा है, एक बार देखो, एनोड से कैथोड जा रहा है ना, एनोड यानी कि जिंक वाला। यहाँ पे Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जहां ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एनोडिक मीडियम होता है। दो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और इधर हो गया Cu+2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रहा है कॉपर का, तो ये बन गया Cu सॉलिड। कॉपर का डिपॉजिशन चालू है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कॉपर वाले इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है ना। तो अगर अब हम देखें ध्यान से इसको, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, एनोड से कैथोड, एनोड से कैथोड। और अगर हम सॉल्ट ब्रिज में देखें, सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट ब्रिज को हम विद इन द सर्किट भी कहते हैं, ये सर्किट का पार्ट है, विद इन द सर्किट, विद इन द सेल, सॉरी, विद इन द सेल। और ये हो गया एक्सटर्नल सर्किट, बाहर जो वायर लगा हुआ है ना उसके थ्रू, एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। तो विद इन द सेल ये क्या होगा, ठीक है, विद इन द सेल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है किधर से किधर, कैथोड से एनोड, किधर से किधर, कैथोड से एनोड मूव कर रहे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और इसमें एनोड से कैथोड एक्सटर्नल सर्किट में, क्लियर है क्या ये बात क्लियर है ना, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, नहीं ठीक है ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है किधर से किधर, देखो जिंक वाले से कॉपर वाले की तरफ, यानी कि एनोड से कैथोड, तो करंट किधर से किधर, कैथोड से एनोड, करंट किधर से किधर, कैथोड से उसके अपोजिट डायरेक्शन में ना करंट। अच्छा सॉल्ट ब्रिज में किधर आएगा, सॉल्ट ब्रिज में इधर से इधर जाएगा, समझ रहे हो क्या। बाहर वाले सर्किट में जो वायर लगा हुआ है ना ऊपर से, उसमें करंट किधर से किधर जा रहा है, जिंक से, सॉरी कॉपर से जिंक की तरफ, यानी कि कैथोड से, कैथोड से किधर, एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ। और सॉल्ट ब्रिज में किधर से किधर करंट जा रहा है, अच्छा नेगेटिव चार्ज का अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा ना, तो करंट जा रहा है किधर से किधर, जिंक से, मतलब एनोड से कैथोड। तो लिखते हैं करंट किधर से किधर फ्लो करता है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है बहुत बार, करंट फ्लोज किधर से किधर, एक्सटर्नल सर्किट में किधर से किधर बताइए, बोलिए, एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट, या फिर सॉल्ट ब्रिज कह देते हैं उसको, इंटरनल सर्किट को हम लोग सॉल्ट ब्रिज भी कह देते हैं। तो जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा था उसके अपोजिट, बोलो, एक्सटर्नल सर्किट में, देखो एक्सटर्नल सर्किट मतलब वायर में, वायर में, ठीक है। तो वायर में किधर से किधर जा रहा है, देखो वायर और इंटरनल सर्किट में, तो एक्सटर्नल सर्किट में कैथोड से एनोड जा रहा है, एक्सटर्नल सर्किट में सॉरी, कैथोड से एनोड जा रहा था, जो वायर था वो, है ना। और इंटरनल सर्किट में एनोड से कैथोड जा रहा है, ठीक है ना, एनोड से कैथोड जा, क्लियर है ये बात, क्लियर है क्या ये बात, ध्यान रखेंगे यस इन सर। चीजों को। आगे बढ़ते हैं, सॉल्ट ब्रिज के बारे में कुछ कुछ पढ़ लेते हैं, सॉल्ट ब्रिज के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्क डन बाय सॉल्ट गैल्वेनिक सेल, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। देखो सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट इन अगार अगार जेली, सॉल्ट इन अगार अगार जेली, ठीक है, सॉल्ट इन अगार अगार जेली completes the electrical circuit, completes the electrical circuit, क्या करता है ये, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है, मिनिमाइजेस, मिनिमाइजेस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है, अवॉइड इंटरमिक्सिंग,
अवॉइड इंटर मिक्सिंग, ठीक है, इंटरमिक्सिंग को अवॉइड करता है। फिर देखो, जो सॉल्ट यूज होते हैं ना सॉल्ट ब्रिज में, वो कैसे होने चाहिए? सॉल्ट यूज्ड इन सॉल्ट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, वो कैसा होना चाहिए? मस्ट हैव मस्ट हैव फास्ट मूविंग फास्ट मूविंग केटायंस एंड एनायंस जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उसे एनायन कहते हैं। मतलब मोबिलिटी, मोबिलिटी कैसा होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए, मोबिलिटी, ठीक है। फिर देखो, वेलोसिटी ऑफ कैटायन should be approximately equals to velocity of anion. Velocity of cation should be approximately equals to velocity of anion. फास्ट मूविंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा तेज चल रहा है, इक्वल होना चाहिए लगभग, है ना। एनायन, वेलोसिटी ऑफ कैटायन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एनायन होना चाहिए, और ये दोनों नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। दोनों कैसे होने चाहिए? नॉन रिएक्टिव, ठीक है, नॉन रिएक्टिव कैटायन एंड एनायन, ठीक है ना, नॉन रिएक्टिव कैटायन एंड अनायन। एनोड पे क्या होता है देखो, जो हमने पढ़ा उस पे देखते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, क्या बोलो? कैथोड पे क्या हो रहा था? एनोड पे ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे रिडक्शन। याद रखेंगे, इस पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन और इस पे हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। चलो, अब हम लोग एक बार नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं। एनोड वाला रिएक्शन एक बार लिख देते हैं। एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, जेड से किस में जा रहा था? Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन कैसे हो रहा था? रिडक्शन Cu प्लस 2 से +2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन रहा था? Cu सॉलिड बन रहा था। देखो, अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे आएगा ना जब हम रिएक्शंस को ऐड करेंगे, तो हम इसको कहते हैं नेट रिएक्शन, या फिर नेट सेल रिएक्शन कह देते हैं। नेट सेल रिएक्शन कह देते हैं इसको हम, ठीक है। तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा? देखो, Zn प्लस Cu प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस Cu, सॉलिड हो गया, सॉलिड हो गया, एक्वस हो गया, एक्वस हो गया, ठीक है। ऐसे हो जाएंगे ये, क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है, तो नेट सेल रिएक्शन हम ऐसे लिख लेते हैं। अब अगर हम देखें कि इंटर्न हम इसका गिव्स फ्री एनर्जी, जो सेल का हम गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करते हैं ना जब, तो dg इज इक्वल्स टू आता है, dg इज इक्वल्स टू v dp माइनस s dt प्लस dw नॉन पीवी वर्क, ठीक है। नॉन पीवी वर्क मतलब जो प्रेशर वॉल्यूम को चेंज नहीं करता है, ठीक है। अब देखो, जो हम सेल यूज करते हैं ना, तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। प्रेशर से फर्क पड़ेगा ना जी पे, तो हम ना ऐसा यूज करते हैं, ऐसे कंडीशंस में यूज करते हैं जिसमें जिसमें ना प्रेशर कांस्टेंट हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो एक बार चेंज इन प्रेशर, प्रेशर अगर कांस्टेंट तो चेंज इन प्रेशर जीरो, टेम्परेचर कांस्टेंट तो चेंज होगा ही नहीं, तो चेंज इन क्या आ जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो जीरो आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये हो गया जीरो। तो dg इज इक्वल्स टू dw नॉन pv, dw नॉन pv, ठीक है, dw नॉन pv वर्क डन, नॉन pv, या फिर हम इसको कह देते हैं यूजफुल, यूजफुल या फिर इलेक्ट्रिकल। हम यहाँ पे कौन सा एनर्जी देख रहे हैं? इलेक्ट्रिकल वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाला। तो dg इज इक्वल टू आ जाएगा dw नॉन pv, तो dg इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाता है इसका माइनस एन एफ ई शेल, माइनस एन एफ ई शेल, याद रखेंगे, ठीक है। यूजफुल वर्क डन या फिर नॉन पीवी वर्क डन या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिकल भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, नॉन पीवी की जगह पे इलेक्ट्रिकल भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों वर्क डन हम क्या करेंगे? वर्क डन निकालेंगे अब दोनों सेल्स का। तो इसमें देखो, इस फॉर्मूले में जी क्या है? जी है अपना
चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो देखो ई शेल सबसे पहले, इसमें ई शेल क्या है, तो ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है फुल फॉर्म, ईएमएफ ऑफ शेल और शेल पोटेंशियल, और शेल पोटेंशियल। एन क्या है, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसमें एफ क्या है, ई इंटू एवोगैड्रोस नंबर। एफ मतलब देखो एक मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो जब हम दोनों को एक मोल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज होता है उसी को हम लोग कहते हैं फैराडेज कांस्टेंट, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिख देंगे चार्ज ड्यू टू वन मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ड्यू टू वन मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ड्यू टू वन मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना 1.6 इंटू 10⁻19 और एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आता है 96500 कूलम, ठीक है, 96500 कूलम, ठीक है ना। पर मोल भी लिख सकते हैं हम इसको, पर मोल, क्योंकि एक मोल का हमने निकाला, ठीक है। अब देखो अगर n मोल्स होता है तो हम कर देंगे n इंटू एफ, ठीक है, n इंटू एफ, जितने मोल्स हो जाएंगे। हमने 1 मोल के लिए बात किया, अब n क्या है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स, तो n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो चार्ज ड्यू टू n मोल इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। अब ये n क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, एक बार लिखते हैं, उसके बाद हम लोग ईएमएफ पता करेंगे उसका कैसे। अभी वर्किंग हमने देख लिया कैसे वर्क करता है गैल्वेनिक सेल, अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक शेल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक शेल, चलिए देखते हैं। चलो, तो एक हम सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं सबसे पहले, और जो हमने गैल्वेनिक सेल देखा था उसमें राइट साइड पे क्या था, कैथोड था ना, तो एक तरफ हम लिखते हैं कैथोड, एक तरफ हम लिख देते हैं कैथोड, और एक तरफ लिख देते हैं एनोड, ठीक है। एनोड को हम कह देते हैं एलएचएस, किसके एलएचएस, तो सॉल्ट ब्रिज जो डबल लाइन से हम रिप्रेजेंट किया ना उसके राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, और आरएचएस पे हो जाए क्या, कैथोड, ठीक है ना। देखो जो हमने शेल किया उसमें क्या था, देखो सॉल्ट ब्रिज के पास हम लिखते हैं आयंस को, जैसे Cu+2 था ना, तो Cu+2 इधर लिख दें, Zn+2 कैथोड पे था उसको सॉल्ट ब्रिज के पास लिख दें, और जो बचा यानी कि बचा क्या, Cu, और इधर आ जाएगा Zn सॉलिड, Cu+2 एक्वस, Zn+2 एक्वस। क्लियर है क्या ये बात, क्लियर है ना, तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो C1 मोलर दिया हुआ Zn+2 का कंसंट्रेशन, C2 मोलर दिया हुआ है Cu+2 का कंसंट्रेशन। हम मान लेते हैं कि जो भी कंसंट्रेशन दिया होगा उसको हम C1 मोलर यहाँ पे लिख देंगे, और इसका C2 मोलर था तो C2 मोलर हमने यहाँ पे लिख दिया, कंसंट्रेशन को हम नीचे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये जो सिंगल लाइन है ना ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एन इंटरफेस, एन इंटरफेस बिटवीन कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स और फेजेस, तो अलग अलग फेजेस के बीच में ये सेपरेशन है। और ये जो हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं अगर, तो ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। या फिर हम डबल लाइन से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज, ये हो गया अपना सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है ये बात, ठीक है ना। यस सर। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देंगे, इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस कर लेंगे, रात को 8 बजे से एक और क्लास लेंगे।